हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 बायो का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करने से पहले आपको याद होगा जब हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ पर बात की थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो हमने देखा था वो ये कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उस पर वो रिएक्ट करते हैं। क्या करते हैं? वो रिएक्ट करते हैं। किसके लिए? किसी भी स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस यानी एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए वो रिएक्ट करते हैं, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट में कोई चेंज होता है तो रिएक्ट नहीं करती। कैसे? जैसे सपोज कीजिए आप बैठे हुए हैं घर में और अचानक से आपकी डोरबेल बजने की आवाज़ आपको आती है। तो ये जो डोरबेल बजी है क्या है? ये एनवायरनमेंट में चेंज है। अब आप इसके लिए कैसे रिएक्ट करेंगे? आप उठेंगे अपनी जगह से, उठकर आप दरवाजे तक जाएंगे और देखेंगे कि कौन आया है और उस दरवाजे को खोलेंगे। तो ये क्या था? ये आपका रिएक्शन था। या फिर सपोज कीजिए आप फ़ोन में गेम खेल रहे हैं, अचानक से आपके स्कूल से मैसेज आ जाता है कि 2 घंटे के बाद आपका सरप्राइज़ टेस्ट है। तो ये क्या हुआ? ये एनवायरनमेंट में सडन सडन मतलब चेंज हुआ, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ एक। अब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आपका जो है दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगेगा, आपको टेंशन होने लगेगी। आप क्या करेंगे? उस गेम को तुरंत बंद करेंगे और उठकर अपनी बुक्स ढूँढेंगे और पढ़ने बैठ जाएँगे। ये क्या था? ये आपका रिएक्शन था। तो कुछ भी एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो हम उस चेंज पर रिएक्ट करते हैं। अगर हम लिविंग हैं तो हम उस चेंज पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है? पर ये जो हम रिएक्ट कर रहे हैं इसमें आपने देखा होगा इन्वॉल्व क्या है? इसमें कुछ मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। आपने आवाज़ सुनी डोरबेल की तो क्या किया? आप उठे, उठकर आप दरवाजे तक गए, वहाँ पर आपने देखा। ये सब क्या हो रहा है? ये सब आपने क्या किया? कुछ मूवमेंट की। तो आपका रिएक्शन में क्या इन्वॉल्व है? कुछ मूवमेंट्स इन्वॉल्व है। या आपने जब जैसे ही टेस्ट का मैसेज देखा तो आपकी बॉडी में क्या क्या मूवमेंट्स हुई? आपका जो हार्ट था वो तेज़ी से बीट करने लगा, तो वो जो मूवमेंट्स थी वो फास्ट हो गई, जो हार्ट बीट की मूवमेंट्स थी। आप उठे, आपने बुक्स ढूंढी, ये सब क्या है? आपने मूवमेंट किया। तो एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिएक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अब ये मूवमेंट्स ऐसी भी हो सकती हैं जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं और ऐसी मूवमेंट्स भी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, हमें बाहर से बेशक दिखाई नहीं दे रही। जैसे आपने खाना खाया, वो खाना कहाँ गया? आपकी ईसोफेगस तक गया। ईसोफेगस में जैसे ही खाना पहुंचा या एनवायरनमेंट में चेंज हुआ तो आपकी ईसोफेगस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से वो जो फूड है वो नीचे की तरफ पुश होने लगा। इस बारे में तो हमने पढ़ा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। तो ये क्या था? एनवायरनमेंट में चेंज हुआ जिसके लिए आपके अंदर, बॉडी के अंदर कुछ मूवमेंट्स होने लगे। ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इधर से उधर मूव कर रहे हैं आपकी बॉडी में। कब? जब एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है। तो ये जो सारी मूवमेंट्स हैं क्या ये वैसे ही हो जाती हैं, अपने आप ही हो रही हैं, अपने आप ही सही ढंग से हो रही हैं? क्या कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो इन मूवमेंट्स को कंट्रोल करे और इनको कोऑर्डिनेट करे? सपोज कीजिए कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो इन मोमेंट्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो क्या हमें हमारा सही से एनवायरनमेंट में चेंज के लिए रिएक्ट करना पॉसिबल है? सपोज कीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ में बॉल से खेल रहे हैं, तो आपका जो फ्रेंड है वो बॉल आपकी तरफ फेंक रहा है। ठीक है? अब हो क्या रहा है? आपको तो बस इतना लग रहा है कि हम वो बॉल हमने पकड़ ली, लेकिन अगर आप अपने बॉडी के सिस्टम्स को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आप क्या देखें, क्या सोचेंगे कि इस समय हो क्या रहा है? पहले आपकी आंखों ने देखा कि जो बॉल है वो आपकी तरफ आ रही है, इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचाई। वो ब्रेन उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके ब्रेन ने ये पता लगाया कि ये जो बॉल आ रही है किस स्पीड से आ रही है, ये किस डायरेक्शन में जाएगी। फिर क्या किया उसने? आपके पैरों की मसल्स को इंस्ट्रक्ट किया ताकि आप मूव करके उस डायरेक्शन में चले गए जिस डायरेक्शन में बॉल आने वाली थी। ब्रेन ने आपके हाथों की मसल्स को इंस्ट्रक्ट किया ताकि आपके हाथ आगे बढ़े और आपने उस बॉल को कैच कर लिया। सपोज कीजिए ये सारा सिस्टम कोऑर्डिनेटेड ही नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आंखें ब्रेन को तुरंत इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा रही हैं, देर से पहुंचा रही हैं, तो क्या आप इस बॉल को पकड़ पाते? ये जो ब्रेन इंस्ट्रक्शंस पहुंचा रहा है लेग्स को, तो लेग्स की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आप मूव कर पा रहे हैं। या हाथ को जो इंस्ट्रक्शन पहुंचा रहा है जिसकी वजह से हाथ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, रिलैक्स हो रही हैं, जिसकी वजह से आपका हाथ मूव कर पा रहा है। अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो क्या आप इस बॉल को पकड़ पाते? नहीं पकड़ पाते।
इवन आप चलना भी चाहें और आपके जितने भी मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं हैं तो आप चल भी नहीं सकते, आप तुरंत वहाँ पर गिर जाओगे। तो इसलिए एक कुछ ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में चाहिए जो हमारी सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल करे और कोऑर्डिनेट करे। कोऑर्डिनेट यानी एक दूसरे के साथ ऐसे सामंजस्य के साथ में सारी मूवमेंट्स हों। ये पैर कब मूव होगा, ये कब मूव होगा, ये हाथ कब मूव होगा, ये सब चीज़ों में एडजस्टमेंट होना चाहिए, तभी हम ठीक से मूवमेंट कर सकते हैं। तो हमारे अंदर ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करने के लिए दो सिस्टम्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से सिस्टम्स हैं वो? पहला सिस्टम तो है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन इंक्लूडेड है, जिसके अंदर क्या आता है? ब्रेन आता है और बहुत सारी नर्व्स आती हैं जिनके बारे में हम अभी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा एक सिस्टम है हमारी बॉडी के अंदर जिसको हम बोलते हैं हार्मोनल सिस्टम। ये हार्मोनल सिस्टम क्या है? इसमें हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स जिन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं, वो ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं कुछ स्पेशल केमिकल्स। इन केमिकल्स को हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। और ये जो स्पेशल केमिकल्स हैं ये हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स में या और डिफरेंट मूवमेंट्स को कंट्रोल करने में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सिस्टम्स हैं जो मिलजुल कर काम करते हैं और हमारी बॉडी में सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम और हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, इन दोनों सिस्टम्स के बारे में एक्चुअली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। नर्वस सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे कैसे ये हमारी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है, हार्मोनल सिस्टम्स के क्या क्या पार्ट्स हैं और कैसे कैसे ये हमारी बॉडी में मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारी बात तो हमने की अपनी एनिमल्स की, लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स की, अब आपको पता है जो प्लांट्स हैं वो भी तो लिविंग ही होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो इसका मतलब एनवायरनमेंट में कुछ चेंज होता है तो ये भी उसके लिए रिएक्ट करते होंगे, है ना। लेकिन प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, नो नर्वस सिस्टम। इनमें जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? वो हो रहा है हॉर्मोन्स की हेल्प से। सिर्फ सारा क्या है? हार्मोनल कंट्रोल है। प्लांट में कुछ ऐसे स्पेशल केमिकल्स प्रेजेंट हैं, बन रहे हैं, जो कि प्लांट की सारी मूवमेंट्स को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्लांट्स इस तरह से हमसे डिफर करते हैं, इनमें कोई नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता। इनमें जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है? केमिकल्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, उन केमिकल्स की वजह से जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है उसी के बारे में हम यहाँ पर इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हो रहा है और उस चेंज की वजह से प्लांट रिएक्ट कर रहा है। किस फॉर्म में? प्लांट में कुछ मूवमेंट हो रही है, प्लांट मूव कर रहा है। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह तो मूव नहीं कर सकता, प्लांट में लोकोमोशन तो नहीं होता, लेकिन प्लांट के पार्ट्स में कुछ मूवमेंट हो रही है या प्लांट के अंदर मॉलिक्यूल्स में कुछ मूवमेंट हो रही है एनवायरनमेंट में चेंज की वजह से। तो उन्हीं प्लांट मूवमेंट्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये प्लांट मूवमेंट्स किसकी वजह से हो रही हैं और किस किस तरह की कैटेगरी में इन मूवमेंट्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल चुका है कि प्लांट में जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? स्पेशल केमिकल्स की वजह से होती हैं जिन्हें हम हॉर्मोन्स कहते हैं। अब ये हॉर्मोन्स क्योंकि प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्लांट हॉर्मोन्स है, इसलिए हम इनको बोलते हैं फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो का मतलब क्या है? प्लांट। तो प्लांट हॉर्मोन्स यानी फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो हॉर्मोन्स क्या है? ऐसे केमिकल्स हैं जो प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में ये केमिकल्स चाहिए होते हैं और ये प्लांट में सारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को, सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को की मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे हैं। जितना भी मूवमेंट्स प्लांट में हो रही हैं सबको ये कंट्रोल कर रहे हैं। प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स इन माइन्यूट क्वांटिटीज़। बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये केमिकल्स चाहिए होते हैं और ये प्लांट की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रोथ एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, ये सबको ये हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं इनको भी हम फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या है ये? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे विद स्पेलिंग्स। तो इसमें से ये जो पहले 3 आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स,
इनको हम बोलते हैं, ये है ग्रोथ प्रमोटर। ग्रोथ प्रमोटर ये अगर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे तो ये ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, प्लांट में ग्रोथ जो है वो होनी स्टार्ट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो बाकी के दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, ये क्या है? ग्रोथ इनहिबिटर। अगर ये प्रेजेंट है तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी यानी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनेंस ये हैं ग्रोथ प्रमोटर, ये प्रेजेंट है तो प्लांट में ग्रोथ होगी। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये है ग्रोथ इनहिबिटर, अगर ये प्रेजेंट होंगे तो ग्रोथ होना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब ये काम कैसे करते हैं? इनमें से ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स, ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स, ये क्या करते हैं? ये दोनों सेल इलोंगेशन कॉज करते हैं। सेल इलोंगेशन यानी अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो ये सेल के साइज को बढ़ा देते हैं। पहले साइज ऐसा था, ऑक्सिन्स और जिबरलिन्स ने इन पर एक्ट किया तो ये साइज क्या हो गया? ये बढ़ गया, सेल्स इलोंगेट हो गए। अब सेल्स जब इलोंगेट हो गए तो क्या हो गया? ग्रोथ हो गई। ऑब्वियसली प्लांट पहले छोटा था, अब उसके सेल्स लंबे हो गए तो प्लांट भी कैसा हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कैसे ग्रोथ को कॉज कर रहे हैं? सेल्स को इलोंगेट करके, सेल्स को लंबा करके ये ग्रोथ को कॉज कर रहे हैं। लेकिन ये जो तीसरा है साइटोकाइनिन, ये क्या करता है? ये सेल्स के नंबर को इंक्रीज करता है, तो ये सेल डिवीजन को बढ़ा रहा है, सेल डिवीजन को ये प्रमोट कर रहा है। पहले एक सेल था, अब सेल डिवाइड करके दो सेल बन गए, फिर दो सेल डिवाइड करके चार सेल बन गए, तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म का साइज भी बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ भी होगी। ठीक है, ऑक्सिन्स जिबरलिन्स कैसे ग्रोथ को कॉज कर रहे हैं? सेल्स को इलोंगेट करके। साइटोकाइनेंस कैसे ग्रोथ को कॉज कर रहे हैं? सेल्स डिवीजन को प्रमोट करके, तो सेल्स के नंबर को बढ़ा के। सेल का नंबर ज़्यादा होगा तो ग्रोथ भी हो जाएगी। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन जस्ट इसका उल्टा काम कर रहे हैं, ये ग्रोथ को रोक रहे हैं। ये प्रेजेंट होगा तो सेल्स इलोंगेट नहीं होंगे, ये प्रेजेंट होंगे तो सेल्स का नंबर नहीं बढ़ेगा। तो ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स, साइटोकाइनेंस ये सब क्या, क्योंकि ग्रोथ को बढ़ा रहे हैं तो इनके इफेक्ट में क्या क्या होगा? ये अगर प्रेजेंट होंगे तो नई नई पत्तियां बनेंगी, नए नए फ्लावर्स बनेंगे, नई ब्रांचेस बनेंगी, है ना, सारी चीज़ें ग्रो करेंगी। लेकिन अगर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? ये सारा प्रोसेस रुक जाएगा, बल्कि उल्टा क्या होने लगेगा? डेथ की तरफ को प्लांट बढ़ने लगेगा। लीव्स जो है वो ग्रो तो नहीं करेंगी, ग्रो नहीं करेंगी तो वो क्या होंगी? वो ओल्ड हो जाएंगी, लीव्स लीव्स ओल्ड हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी और फाइनली वो झड़ जाएंगी, वो गिर जाएंगी प्लांट से, है ना। फ्रूट्स जो है अब वो ग्रो तो करना बंद कर देंगे तो फ्रूट्स क्या हो जाएंगे? फ्रूट्स अब राइपन होना शुरू हो जाएंगे, पकना शुरू हो जाएंगे, फिर पककर फिर वो प्लांट से टूटकर अलग हो जाएंगे। तो ये जो सारे प्रोसेस है, जो ग्रोथ को इनहिबिट करने का प्रोसेस है, जो किसकी तरफ को लीड कर रहा है? ये फाइनली लीड कर रहा है किसकी तरफ? डेथ की तरफ या ओल्ड एज की तरफ। डेथ से भी पहले क्या आएगी? ओल्ड एज आएगी प्लांट की, जिसे हम क्या बोलते हैं? सेनेसेंस। सेनेसेंस की तरफ ये लेकर प्लांट को जा रहा है, सेनेसेंस यानी ओल्ड एज की तरफ ये प्लांट को लेकर जा रहा है, और फाइनली ये किधर की तरफ लेकर जा रहा है? प्लांट को डेथ की तरफ लेकर जा रहा है। वो सारा प्रोसेस किससे कंट्रोल हो रहा है? एब्सिसिक एसिड से और इथाइलिन से। इनमें से भी ये जो इथाइलिन है इसका स्पेशली काम कहाँ पर करता है? ये फ्रूट्स को राइपन करने में, फ्रूट्स को पकाने में ये काम करता है। तो इन ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स और साइटोकाइनेंस, इन तीनों का इफेक्ट, और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन, इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा है। अगर इनके इफेक्ट में स्टोमेटा ओपन हो रहे हैं तो इनके इफेक्ट में स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, इनके इफेक्ट में लीव्स ग्रो हो रही हैं तो इनके इफेक्ट में लीव्स की ग्रोथ रुक जाएगी और लीफ जो है वो ओल्ड एंड येलो होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये तीन हार्मोन्स हैं ग्रोथ प्रमोटर और ये दो हार्मोन्स हैं ग्रोथ इनहिबिटर। इन्हीं के मिला जुला कर जो इफेक्ट होता है उससे सारी प्लांट के मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं। ठीक है, तो आगे अभी हम यहाँ पर पहले देखते हैं कि प्लांट्स में मूवमेंट्स एक्चुअली होती कैसी कैसी हैं, क्योंकि अभी जब हम नॉर्मली आसपास देखते हैं तो हमें प्लांट्स मूव करते हुए दिखाई नहीं देते, हमें लगता है प्लांट्स कहाँ मूव कर रहे हैं। लेकिन अब आप ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, प्लांट्स में भी मूवमेंट होती है। तो प्लांट्स में जितने मूवमेंट्स हैं उन्हें हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी ट्रॉपिक मूवमेंट्स और दूसरी कैटेगरी नेस्टिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स और नेस्टिक मूवमेंट्स। तो यहाँ हम पढ़ने वाले हैं पहली कैटेगरी यानी ट्रॉपिक मूवमेंट्स, जिसको हम ट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ये क्या है? ये एक ग्रोथ मूवमेंट है।
टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्टिमुलस। स्टिमुलस यानी एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है, उसे हम स्टिमुलस कहते हैं। तो ये कैसी मूवमेंट है, एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ जिसकी वजह से प्लांट ने एक पर्टिकुलर तरह से ग्रो करना शुरू किया, और उस ग्रोथ की वजह से प्लांट में मूवमेंट हो रही है, और वो मूवमेंट या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में हो रही है या फिर वो स्टिमुलस से अवे हो रही है, उसे हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे अगर हम इसका पहला एग्जाम्पल लेकर करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो पहली तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटोट्रॉपिज्म की जब हम बात कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस है लाइट। लाइट स्टिमुलस की वजह से जो हो रही है। तो आपने कभी देखा होगा कि कोई अंधेरे कमरे में अगर आपने एक प्लांट रखा हुआ है, यहाँ पर आपने एक प्लांट रखा हुआ है, और उस कमरे में पूरा पूरा वो कमरा डार्क है, बस एक तरफ यहाँ पर एक विंडो है जहाँ से लाइट प्लांट की तरफ आ रही है। तो कुछ दिनों के बाद आप क्या देखते हो कि ये जो प्लांट है ये धीरे धीरे लाइट की तरफ को बेंड हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप घर में भी करके देख सकते हैं। कहीं अंधेरी जगह पर किसी प्लांट को रखिए और सिर्फ एक जगह से किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से लाइट आ रही हो, इस तरह से आप प्लांट को रख दीजिए, तो आप कुछ दिन में क्या देखेंगे कि जो प्लांट है आपका वो लाइट की तरफ, लाइट के सोर्स की तरफ बेंड हो जाएगा। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, एनवायरनमेंट में जो स्टिमुलस है, जो लाइट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, लाइट आ रही है, तो ये जो प्लांट है वो इस स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स दे रहा है। वो रिस्पॉन्स क्या है, ये इस स्टिमुलस की तरफ बैंड हो रहा है ना, इस स्टिमुलस की डायरेक्शन में बैंड हो रहा है। सपोज कीजिए इसी प्लांट को आपने उसी अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, और इस बार लाइट कहाँ से आ रही है, इधर की तरफ से आ रही है। पिछली बार कहाँ से आ रही थी, लेफ्ट से आ रही थी, इस बार लाइट जो है वो राइट से आ रही है। तो क्या प्लांट अभी भी लेफ्ट की तरफ जाएगा, नहीं। इस बार प्लांट में जो मूवमेंट होगी, प्लांट किधर की तरफ को बैंड करेगा, वो बैंड करेगा इस बार राइट की तरफ। तो प्लांट हमेशा किधर को बैंड कर रहा है, वो बैंड कर रहा है उस डायरेक्शन की तरफ जहाँ से स्टिमुलस आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रॉपिक मूवमेंट में जो मूवमेंट्स होती हैं उनकी डायरेक्शन डिपेंड करती है स्टिमुलस की डायरेक्शन पर। स्टिमुलस अगर इधर से आ रहा है तो मूवमेंट भी इधर को हो रही है, स्टिमुलस इधर से आ रहा है तो मूवमेंट भी इधर को हो रही है ना। या फिर स्टिमुलस इधर से आ रहा है तो मूवमेंट उसके अवे हो रही है, तो स्टिमुलस इधर से आएगा तो मूवमेंट उसके अवे होगी। स्टिमुलस की डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस की डायरेक्शन ही डिसाइड करती है कि मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। और ये मूवमेंट कैसी मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है। प्लांट कैसे मूव कर पा रहा है लाइट सोर्स की तरफ, वो चलकर तो नहीं जा पा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें ग्रोथ हो रही है, और वो ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि वो प्लांट लाइट के सोर्स की तरफ बैंड हो पा रहा है। तो एक ऐसी ग्रोथ मूवमेंट जो स्टिमुलस की तरफ हो रही है या स्टिमुलस से अवे हो रही है, यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ऐसी मूवमेंट को हम ट्रॉपिक मूवमेंट या फिर ट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो स्पेशल बात क्या है ट्रॉपिक मूवमेंट की कि यहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होती है। स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है वही डिटरमाइन करेगा कि मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो अब स्टिमुलस क्या है, लाइट है या वाटर है या ग्रेविटी है या टच है, उसके बेसिस पर हमने ट्रॉपिक मूवमेंट को बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। तो उसी में से पहली कैटेगरी है फोटोट्रॉपिज्म, जिसकी हम अभी बात करने लगे थे। तो फोटोट्रॉपिज्म यानी एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट है जहाँ पर स्टिमुलस लाइट है। फोटोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट और ए पार्ट ऑफ प्लांट डायरेक्शनली यानी डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, इन रिस्पॉन्स टू अ लाइट सोर्स। एक लाइट के सोर्स के रिस्पॉन्स में प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, और वो ग्रोथ मूवमेंट कैसी है, डायरेक्शनल है, यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वही डिटरमाइन करेगा कि प्लांट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस लाइट है उसे हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसको भी फर्दर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर जो प्लांट में मूवमेंट हो रही है वो स्टिमुलस की तरफ हो रही है,
लाइट सोर्स की तरफ हो रही है। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो प्लांट हमने यहाँ पर लगा रखा था उसमें जो शूट वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है जहाँ ब्रांचेज हैं, जहाँ पे लीव्स हैं, वो किस तरफ बेंड होता है, हमेशा लाइट के सोर्स की तरफ ही बेंड होता है। तो यानी ये जो शूट है, प्लांट का जो शूट है, ये कैसा है, ये है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। या ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलस की तरफ, जो स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, लाइट है, लाइट की तरफ को ही बैंड होता है, लाइट की तरफ को मूव करेगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हो रही है। और अगर प्लांट का कोई पार्ट लाइट से अवे बैंड करेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। कौन सा पार्ट होता होगा प्लांट का जो लाइट से अवे मूव करेगा? ऑब्वियसली रूट्स, क्योंकि रूट्स को तो कहाँ जाना है, ग्राउंड के अंदर जाना है। हवा में रहकर तो रूट्स को कोई फायदा नहीं है। रूट्स का काम क्या है, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, वाटर को एब्जॉर्ब करना, जो कहाँ से मिलेंगे, ज़मीन के अंदर से मिलेंगे। तो रूट्स हमेशा किधर को मूव करती हैं, लाइट से अवे मूव करती हैं। ये मूव करेंगी हमेशा अवे फ्रॉम लाइट। तो हम क्या बोलेंगे, रूट्स क्या शो कर रही हैं, रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रही हैं। तो आपने क्या देखा कि मूवमेंट या तो स्टिमुलस की तरफ हो रहा है या फिर मूवमेंट स्टिमुलस से अवे हो रहा है। अगर मूवमेंट स्टिमुलस की तरफ हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव, अगर स्टिमुलस से अवे हो रहा है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव। अगर स्टिमुलस लाइट है तो ये मूवमेंट है फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, लाइट से अवे मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। शूट पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है क्योंकि वो हमेशा लाइट की तरफ मूव करता है। रूट्स नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती हैं क्योंकि वो हमेशा लाइट से अवे मूव करती हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट फोटोट्रॉपिज्म, आपको बोला जाएगा फोटोट्रॉपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करोगे, किसी एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव करके दिखाओ कि फोटोट्रॉपिज्म होती है। तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में तो अब हम पीछे भी बात कर चुके हैं कि एक हमने क्या किया, एक डार्क रूम ले लिया, उस डार्क रूम में प्रेजेंट है सिर्फ एक विंडो। तो क्या है, ये हमारा है एक डार्क रूम और इसमें प्रेजेंट क्या है, ये सिर्फ एक विंडो है, ये एक अकेला लाइट का सोर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, लाइट आ रही है यहाँ से, विंडो से जो लाइट है वो यहाँ अंदर आ रही है। और आपने क्या किया हुआ है, आपने यहाँ पर एक प्लांट को लगाया हुआ है। ठीक है, किसी पॉट के अंदर या कैसे भी आपने एक प्लांट को यहाँ पर लगाया हुआ है। तो कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, कुछ दिनों के बाद आप ये देखोगे, उसी कमरे में हम, ये विंडो है, यहाँ पे क्या है, सन है, लाइट आ रही है यहाँ से। तो कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे कि ये जो आपने प्लांट यहाँ पर लगाया था वो ग्रो करेगा, ग्रो तो करेगा ही, लेकिन ग्रो किस किस तरफ को करेगा, वो ग्रो करेगा लाइट की डायरेक्शन में। जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ को ही वो ग्रो करना शुरू हो जाएगा। शूट को लाइट की तरफ ग्रो करना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें पता है फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो लीव्स को तो क्या चाहिए, लाइट चाहिए, तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। इसलिए जो शूट वाला पार्ट है ये हमेशा लाइट की तरफ को ही ग्रो करेगा। तो आफ्टर फ्यू डेज आपने क्या देखा कि ये जो हमारा प्लांट है ये लाइट की तरफ को ग्रो करने लगा। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो प्रूव करता है कि प्लांट्स फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स शो करते हैं, प्लांट्स में फोटोट्रॉपिज्म होता है। ठीक है, अब ये फोटोट्रॉपिज्म हो कैसे रहा है, कैसे ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं जिनके बारे में हमने पीछे बात की थी, फाइटो हार्मोन्स, ये फोटोट्रॉपिज्म में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे तो सारे हार्मोन्स मिलजुल कर सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर हार्मोन को लेकर चल रहे हैं, ऑक्सिन्स को, और देखते हैं कि ऑक्सिन्स किस तरह से फोटोट्रॉपिज्म को कॉज कर रहे हैं। तो ये जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं ये बनते कहाँ पर हैं, ये बनते हैं शूट टिप पर और रूट टिप पर। रूट की टिप पर सिंथेसाइज होते हैं और शूट की टिप पर ये सिंथेसाइज होते हैं। कौन? हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स। तो ऑक्सिन्स भी कहाँ पर बन रहे हैं, शूट के टिप पर या फिर रूट के टिप पर। तो यहाँ पर ऑक्सिन्स, ये आपको दिखाई दे रहा है क्या है, ये एक शूट का टिप है, एक प्लांट है, उसका टिप यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये जो डॉटेड डॉटेड आपको दिखाई दे रहे हैं ये बैंगनी बैंगनी से कलर के, ये क्या है, ये प्रेजेंट है ऑक्सिन।
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। तो यहाँ शूट के टिप पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और लाइट कहाँ से पड़ रही है, सीधी ऊपर से नीचे पड़ रही है, यानी इवनली पूरे यहाँ पर पूरे शूट पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। जब ये लाइट इवनली सब जगह पड़ रही है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन भी सब जगह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑक्सीजन क्या है, ग्रोथ प्रोमोटर। आपको याद होगा अभी पीछे हमने बात की थी। तो ऑक्सीजन जहाँ पर प्रेजेंट होगा वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, ये चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो है लाइट का सोर्स हमने उधर खिसका दिया। अब क्या होगा, अब लाइट किधर पड़ रही है, इस तरफ, इस सरफेस पर ज़्यादा पड़ रही है और इस सरफेस पर लाइट पड़ना बंद हो गई है। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स में टेंडेंसी होती है कि जिस तरफ लाइट नहीं है, जो डार्क साइड है, उस तरफ पर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जाकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ पर इकट्ठा होता जा रहा है, ऑक्सीजन इकट्ठा होता जा रहा है लाइट से अवे, डार्क साइड में। जो डार्क वाला पार्ट था वहाँ पर ऑक्सीजन आकर इकट्ठे हो गए, जो लाइट वाला पार्ट है यहाँ पर ऑक्सीजन कम होते चले जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ ऑक्सीजन कम है और जहाँ पर लाइट नहीं पड़ रही वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है। अब इससे क्या होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर तो ज़्यादा ग्रोथ होगी, जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ पर कम ग्रोथ होगी। अब ऐसे हमारे पास एक ब्लैंड था इस तरह से, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा थे और यहाँ पर ऑक्सीजन कम थे। जब यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी और यहाँ पे कम ग्रोथ होगी तो क्या होगा, ये प्लांट जो है ये बैंड हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। यहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा हो रही है और यहाँ पे ग्रोथ कम हो रही है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, प्लांट सीधा तो ऊपर नहीं बढ़ेगा, प्लांट जो है वो बैंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो हमारा प्लांट था वो बैंड हो गया, किस तरफ को, लाइट सोर्स की तरफ। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो डार्क साइड में ज़्यादा प्रेजेंट थे, तो डार्क साइड में ग्रोथ ज़्यादा हुई, लाइट साइड में ग्रोथ कम हुई, जिसकी वजह से प्लांट हमारा लाइट के सोर्स की तरफ को बैंड हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यही तो है फोटोट्रॉपिज्म, कि हमारा जो शूट है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, वो किधर को बैंड होगा, वो लाइट के सोर्स की तरफ बैंड होगा। हो क्यों रहा है, वो ऑक्सीजन की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन में टेंडेंसी है कि वो डार्क साइड में उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती है, और जहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होती है मोर ग्रोथ, क्योंकि ऑक्सीजन तो ग्रोथ प्रमोटर है। तो यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होगी, डार्क साइड में ग्रोथ ज़्यादा होगी और लाइट साइड में ग्रोथ कम होगी। और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ये कर्वेचर, कर्व हो जाएगा वो। जहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, अनइवन ग्रोथ अगर हो रही है तो वो स्ट्रेट तो ग्रो नहीं करेगा, वो कर्व हो जाएगा, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा यहाँ पर हो रही है इसलिए वो लाइट के सोर्स की तरफ को कर्व हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कॉज कर रहे हैं क्या, अनइवन ग्रोथ। अनइवन ग्रोथ यानी कहीं पर ग्रोथ ज़्यादा है, कहीं पर ग्रोथ कम है। जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम है वहाँ पे ग्रोथ कम है, और अनइवन ग्रोथ हो रहा है जिसकी वजह से हमारा प्लांट कर्व हो रहा है, कर्वेचर आ रहा है उसमें, और वो प्लांट लाइट के सोर्स की तरफ को बैंड हो रहा है। तो इस तरह से प्लांट हार्मोन्स प्लांट की मूवमेंट्स को कंट्रोल करते हैं। इस केस में कौन सी मूवमेंट है, ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है, लाइट की प्रेजेंस में ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी एक ऐसी मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है। स्टिमुलस की डायरेक्शन ही डिटरमाइन करेगी कि मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी। ये स्टिमुलस यहाँ नहीं होता, यहाँ होता तो प्लांट किधर को बैंड होता, इधर को बैंड होता। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन डिटरमाइन करती है कि मूवमेंट की डायरेक्शन किधर है। और ये सारे मूवमेंट्स कैसे हैं, ग्रोथ मूवमेंट्स हैं। ग्रो कर रहा है प्लांट और उसी ग्रोथ की अनइवन ग्रोथ हो रही है तो उसकी वजह से वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब ये ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, ग्रोथ तो स्लो प्रोसेस है तो ऑब्वियसली ये मूवमेंट भी स्लो है। ऐसा नहीं है कि हमने प्लांट अंधेरे में रखा, एक तरफ से लाइट आ रही है तुरंत ही हम देखेंगे 1 मिनट में जो है वो प्लांट बैंड हो गया, ऐसा नहीं होगा, कई दिन लगेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे ग्रो होगा और उस ग्रोथ की वजह से धीरे धीरे ये मूवमेंट हो रही है। तो कई दिन बाद हमें ऐसा दिखाई देगा कि प्लांट मूव करा है, प्लांट के पार्ट ने मूव किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आते हैं हम। इसके बाद अगली चीज़ देखते हैं, जियोट्रॉपिज्म। अगली तरह की ट्रॉपिक मूवमेंट जियोट्रॉपिज्म। जियो यानी अर्थ, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा स्टिमुलस है वो है ग्रेविटी। ग्रेविटी यानी अर्थ जो फोर्स लगा रही है सब चीज़ों
पर अपनी तरफ जो खींच रही है जिस फोर्स से, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो जियोट्रॉपिज्म यानी ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस ग्रेविटी है। ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में प्लांट में जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही हैं उन्हें हम जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट्स जितनी भी हैं वो सब ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, वो सब स्लो मूवमेंट्स हैं, इसी वजह से बहुत ये कभी भी आपको सडनली ऐसे अचानक से होते हुए दिखाई नहीं देंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे जो प्लांट की रूट्स हैं वो हमें पता है हमेशा किधर की तरफ को मूव करती हैं, वो हमेशा ज़मीन के अंदर की तरफ ही जाने की कोशिश करती हैं। लेकिन जो शूट होता है वो हमेशा किधर को मूव करेगा, वो हमेशा ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ भी हमने देखा कि कोई प्लांट पार्ट पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर सकता है और कोई प्लांट पार्ट नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो कर सकता है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हम किसे कहेंगे, जब हमारा प्लांट का पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है, ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे प्लांट की रूट हमेशा ग्रेविटी की तरफ को ही मूव करती हैं। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म किसे कहेंगे, जब हमारा जो प्लांट है उसमें ग्रोथ इस तरह से हो रही है कि प्लांट का पार्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव कर रहा है, स्टिमुलस से अवे मूव कर रहा है। जैसे प्लांट का जो स्टेम है या शूट है वो हमेशा ग्रेविटी से अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव करता है। तो रूट्स कैसी होती हैं, रूट्स होती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, जबकि शूट कैसा होता है, वो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। क्यों है ऐसा, ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। रूट्स को क्या चाहिए, रूट्स को तो चाहिए मिनरल्स चाहिए और वाटर चाहिए। ये सब कहाँ से मिलेगा, ये सब उसको मिलेगा ज़मीन के अंदर से। तो अगर रूट्स के अंदर ये टेंडेंसी नहीं होगी कि वो ग्रेविटी की तरफ मूव करें, तो वो कैसे इन चीज़ों को ढूंढ पाएगी। और ऐसे ही शूट को चाहिए लाइट, इसको लाइट चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। तो वो लाइट कहाँ मिलेगी, ज़मीन के अंदर अगर ये चला गया तो इसको लाइट नहीं मिलेगी। तो उसके लिए इसको ग्रेविटी से अवे ही रहने की ज़रूरत है। अगर ये सिस्टम प्लांट में नहीं होता तो बहुत सारे प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब हम देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट जियोट्रॉपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए। आप अपने घर में जियोट्रॉपिज्म को कैसे डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, कैसे आप ये शो कर सकते हैं कि शूट पॉजिटिव नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है और रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पॉटेड प्लांट लेंगे, पॉट के अंदर आपने एक प्लांट लगाया हुआ है, ठीक है, गमले में एक प्लांट लगाया हुआ है ये इसका शूट है और ये है इसकी रूट। आप क्या कर देंगे, इस प्लांट को आप रख देंगे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, हॉरिजॉन्टल यानी ऐसे लेटाकर आप उसको रख देंगे। तो ये आपका प्लांट अब इस तरह से यहाँ पर रखा गया है, ये है उसका शूट और ये है उसकी रूट। ठीक है, ये कैसा था, ये तो वर्टिकल पोजीशन में था, सीधा आपने रखा हुआ था। आपने इसको कैसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रख दिया, इसको आपने लिटा कर रख दिया। कुछ दिन के बाद आप क्या देखेंगे, आफ्टर अ फ्यू डेज अगर आप नोटिस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो प्लांट का शूट वाला पार्ट था वो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रहा है। वो किधर को मूव करने लगा, वो ग्रो करने लगा ऊपर की तरफ को। और जो इसका रूट वाला पार्ट था वो मूव कर रहा है ग्रेविटी की तरफ को। तो रूट आपके नीचे की तरफ को बैंड होती हुई आपको दिखाई देगी और शूट आपको ऊपर की तरफ बैंड होता हुआ दिखाई देगा। तो ये रूट क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म और शूट क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। ये ग्रेविटी से दूर जाने लगेगा, दूर मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा और रूट्स ग्रेविटी की तरफ को आपको मूव करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरह से घर में हम जियोट्रॉपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरह के मूवमेंट पर आते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिज्म लिखा है तो ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट है यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन पर ही मूवमेंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी। हाइड्रो वर्ड आ गया है, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। तो यानी यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, यहाँ पर स्टिमुलस वाटर है। द ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू मॉइस्चर और वाटर। वाटर के रिस्पॉन्स में जो ग्रोथ मूवमेंट हो रही है उसे हम हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म और नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म में हमारे प्लांट का पार्ट वाटर की तरफ मूव कर रहा है।
नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म में हमारे प्लांट का पार्ट वाटर से अवे मूव कर रहा है। तो प्लांट का कौन सा पार्ट है जो वाटर की तरफ मूव करता है? ऑब्वियसली कौन सा पार्ट है वो? रूट्स। क्योंकि रूट्स को क्या चाहिए? रूट्स का ही तो काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो अगर ये पानी की तरफ मूव नहीं करेगी, इसकी टेंडेंसी नहीं होगी वाटर की तरफ मूव करने की, तो कैसे ये पानी के सोर्स तक प्लांट पहुंचेगा? कैसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगी? तो रूट्स पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म को शो करती हैं। और कौन सा प्लांट होगा जो मॉइस्चर से या पानी से अवे मूव करेगा? वो है शूट। क्योंकि शूट को तो सारा पानी कौन सप्लाई कर रहा है? रूट ही सप्लाई कर रही है। इसको अलग से पानी में जाकर सबमर्ज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको तो क्या चाहिए? लाइट चाहिए, इसको CO2 चाहिए, इसको चाहिए इसके स्टोमेटा ओपन रहे ताकि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो इसलिए ये हमेशा पानी से अवे ही मूव करता है। तो रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं, जबकि शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती है मतलब रूट वाटर की तरफ मूव करती है, और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करना यानी जो शूट है वो पानी से अवे मूव करने की हमेशा कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हमारे पास होना चाहिए जिससे हम हाइड्रोट्रोपिज्म को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें। क्या करेंगे? यहाँ पर हम एक बड़ा सा पॉट ले लेते हैं। इस पॉट में हमने क्या किया हुआ है? एक प्लांट यहाँ पर एक कोने पर ग्रो किया हुआ है। ये प्लांट है हमारा, ठीक है, रूट है उसकी और ये उसका शूट है। ये प्लांट हमने इस पॉट में ग्रो किया हुआ है। इसमें हमने मिट्टी भरी हुई है ऑब्वियसली, और इसको हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा पानी दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पानी हम इसको नहीं दे रहे, बस इतना पानी दे रहे हैं कि बस ये ज़िंदा रह जाए कुछ दिन तक। इतना पानी हम दे रहे हैं। और हमने क्या किया, यहाँ पर एक और हमने मिट्टी का पॉट यहाँ पर रखा हुआ है। एक पॉट और मिट्टी का हमने यहाँ पर रखा हुआ है। क्या है ये? मड का बना हुआ एक पॉट है। इसके अंदर हमने भरा हुआ है पानी। यहाँ पे हमने पानी भर के रखा हुआ है। इसके अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो कुछ दिन तक हमने इस सिस्टम को ऐसे ही रखकर छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद हम क्या देखेंगे? कुछ दिन के बाद आप ये देखोगे कि ये जो प्लांट हमारा था, इसकी रूट्स, शूट तो ठीक है जैसा भी है वैसे ही है, इसकी जो रूट है वो हमारे वाटर के पॉट की तरफ को मूव करती हुई आपको दिखाई देंगी। ये जो हमने वाटर फिल्ड पॉट यहाँ पे रखा था, ये पॉट हमारा मड का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली वाटर यहाँ से ऊज आउट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा वाटर यहाँ पर बाहर निकल रहा है, पोर्स है इसमें प्रेजेंट। तो ये रूट आपको कहाँ जाती हुई दिखाई देगी? या ये आपको अपने वाटर फिल्ड पॉट के तरफ को बैंड होती हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि रूट्स पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करती हैं। ये मूव करती हैं हमेशा किधर की तरफ? ये मूव करती हैं पानी की तरफ। इसका एग्जाम्पल तो आप नेचर में भी बहुत इजीली देख सकते हैं। कैसे? जैसे आपने देखा होगा कोई पॉन्ड है, यहाँ पर कोई पॉन्ड है, उसके आसपास जितने भी प्लांट्स उगे हुए आपको दिखाई देंगे। आप किसी को भी अगर आप उखाड़ के देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? उनकी जो रूट्स हैं वो पॉन्ड की तरफ को आपको बैंड होती हुई दिखाई देंगी। क्यों बैंड हो रखी हैं वो पॉन्ड की तरफ? क्योंकि वहाँ पर वाटर ज़्यादा प्रेजेंट है। और रूट्स कैसी होती हैं? रूट्स शो करती हैं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, तो वो पानी की तरफ को मूव करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाइड्रोट्रोपिज्म। इसके बाद आता है कीमोट्रोपिज्म। कीमोट्रोपिज्म ट्रोपिज्म है यानी ट्रॉपिक मूवमेंट है, और कीमो मतलब क्या है? यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो कोई केमिकल है, कोई केमिकल है जो कि स्टिमुलस की तरह बिहेव कर रहा है। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ ए प्लांट और प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू ए केमिकल स्टिमुलस। एक केमिकल स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में प्लांट या प्लांट का पार्ट कुछ मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है। सभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स ग्रोथ मूवमेंट्स ही होती हैं। ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है तो उसे हम कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। ये भी दो तरह की हो सकती है, पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म या फिर नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। अब तो आपको एकदम नाम से ही समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म यानी हमारे जो प्लांट का पार्ट है वो केमिकल की तरफ मूव कर रहा है। नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म यानी हमारा जो प्लांट है उसका पार्ट केमिकल से अवे मूव कर रहा है। तो पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म जहाँ पर मूवमेंट किधर की तरफ है? मूवमेंट इज टुवर्ड्स द केमिकल स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है। जैसे अब इसका एग्जाम्पल है, अगर आपको याद होगा छोटी क्लासेस में जब आपने प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू या किसी इंसेक्ट के थ्रू उड़कर
या फिर बहकर या इंसेक्ट के पैरों में चिपक कर वो कहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, फ्लावर के फीमेल पार्ट पर। ये जो ऊपर उसके स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्टिग्मा, इस स्टिग्मा तक ये पहुंच जाते हैं। क्या चीज़ है ये? है पॉलन ग्रेन। ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, पर छोटी क्लासेस में आपने इतना तो पढ़ा हुआ है। पॉलन ग्रेन जो है वो डिपॉजिट हो जाता है किसी दूसरे फ्लावर या अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर, जिसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये जो पॉलन ग्रेन है ये जर्मिनेट होना शुरू होता है, ये उगना शुरू होता है और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये बनाता है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब। इसी पॉलन ट्यूब के अंदर मेल गैमीट या मेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है जो कि फीमेल के एग के साथ में फ्यूज होकर और जाइगोट फॉर्म करता है। ये सब आपको याद होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। ये हमारा जो फीमेल पार्ट है हमारे फ्लावर का, उसमें 3 पार्ट्स प्रेजेंट हैं। इस पूरे को तो हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं कार्पल या पिस्टल भी बोलते हैं। और इसमें ऊपर वाला पार्ट है स्टिग्मा, ये बीच वाला पार्ट है स्टाइल, और ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम ओवरी बोलते हैं। ठीक है, डिटेल्स इसके हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो आए और आकर स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो गए। अब ये जर्मिनेट होंगे जिससे कि पॉलन ट्यूब बनेगी। अब पॉलन ग्रेन को कैसे पता है कि पॉलन ट्यूब किधर को बनानी है? अगर सपोज कीजिए ये स्टिग्मा है और ये पॉलन ग्रेन ऐसे जर्मिनेट हो गया, पॉलन ट्यूब ऊपर की तरफ को बन गई, तो क्या इस पॉलन ट्यूब का कोई फ़ायदा होगा? क्या ये पॉलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमीट प्रेजेंट है कभी भी वो एग तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो ये सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। जब ये मेल गैमीट एग तक पहुंचेगा ही नहीं तो कोई फ्यूज़न नहीं होगा और कोई जाइगोट नहीं बनेगा और उससे कोई नया प्लांट नहीं बन पाएगा। तो इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए नेचर में क्या प्रेजेंट है, यहाँ ये जो स्टाइल है ये प्रोड्यूस करती है एक शुगरी सब्सटेंस, शुगर जैसा सब्सटेंस ये प्रोड्यूस करती है। और ये जो केमिकल है ये बिहेव करता है स्टिमुलस की तरह और पॉलन ट्यूब इसी स्टिमुलस की डायरेक्शन में ही हमेशा मूव करती है। तो जब भी पॉलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, सपोज वो पॉलन ग्रेन जर्मिनेट इस तरह से भी हो गया, तब भी स्टिमुलस किधर प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है, स्टाइल में प्रेजेंट है। तो ये पॉलन ग्रेन ग्रो करके फाइनली किधर को मूव करेगा? पॉलन ट्यूब हमेशा उस केमिकल स्टिमुलस की तरफ ही मूव करेगी। ये जो शुगरी सब्सटेंस यहाँ पर प्रेजेंट है ये उसकी तरफ को ही मूव करेगी, ये इंश्योर करने के लिए कि फर्टिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्टिमुलस है उसकी डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है, स्टिमुलस की तरफ को ये मूवमेंट हो रही है। तो ये पॉलन ट्यूब हमेशा क्या शो करती है? पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म शो करती है। ठीक है, नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म का क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सपोज यहाँ पर सॉइल के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है कुछ हार्मफुल केमिकल। तो प्लांट के अंदर क्या सिस्टम है कि जो प्लांट की रूट है, अब वो इस हार्मफुल केमिकल के अगर कांटेक्ट में आएगी तो प्लांट को नुकसान हो सकता है, वो केमिकल भी प्लांट की बॉडी में जा सकता है एब्जॉर्ब होकर। तो वो जो रूट है वो इसको डिटेक्ट कर लेगी और वो इससे अवे मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो हार्मफुल केमिकल से अवे ये मूव कर रही है, इसका मतलब ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो कीमोट्रोपिज्म यानी हमारा जो स्टिमुलस है वो कोई केमिकल सब्सटेंस है। पॉजिटिव कीमोट्रोपिज्म यानी उस केमिकल की डायरेक्शन में ही मूवमेंट भी हो रही है, और नेगेटिव कीमोट्रोपिज्म यानी उस केमिकल की डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में हमारा प्लांट का पार्ट मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। इसके बाद है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब क्या है? अब ये थिग्मो मतलब है टच, यानी यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? टच स्टिमुलस है, टच है या प्रेशर है, इस तरह का कुछ स्टिमुलस यहाँ पर प्रेजेंट है। ट्रोपिज्म यानी ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म, डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट विच अकर्स एज ए रिस्पॉन्स टू अ टच स्टिमुलस। टच स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में एक ट्रॉपिक मूवमेंट हो रही है। ट्रॉपिक मूवमेंट यानी ग्रोथ मूवमेंट हो रही है, जो कैसी है? डायरेक्शनल है। डायरेक्शनल यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन पर मूवमेंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है। तो एक ट्रॉपिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस टच है उसे हम थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं। यहाँ इसे भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म। पॉजिटिव यानी टच की डायरेक्शन में ही मूवमेंट हो रही है, और नेगेटिव यानी टच की डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है। तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म कहाँ पर होता है? जहाँ पर टच स्टिमुलस की
तरफ मूवमेंट हो रही है। जैसे आपने देखा होगा पी प्लांट में, और भी कई सारे प्लांट्स देखे होंगे, उसमें जो लीव्स प्रेजेंट हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होता है, किस तरह के स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे बनते हुए। इन स्प्रिंग जैसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्या बोलते हैं इन्हें हम? टेंड्रिल्स। आपने ये भी देखा होगा कि कोई यहाँ पर दूसरा प्लांट है या कोई लकड़ी पड़ी है या कुछ और है, तो ये टेंड्रिल्स जो हैं वो इसके चारों तरफ ऐसे स्प्रिंग की तरह कॉइल हो जाते हैं। क्यों? सपोर्ट के लिए, ताकि प्लांट को सपोर्ट मिलता रहे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो मूवमेंट हो रही है, ये जो टेंड्रिल्स की मूवमेंट हो रही है, ये किधर को हो रही है? टच स्टिमुलस की तरफ को हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? रूट्स ग्रो कर रही है सॉइल के अंदर, तो सपोज कीजिए ये रूट यहाँ पर जा रही थी और यहाँ बीच में आ गया बहुत बड़ा पत्थर। तो इस टच स्टिमुलस के इफेक्ट में क्या होगा, ये जो रूट है, इसे पता है इस पत्थर को तो अब मैं नहीं तोड़ पाऊंगी, तो यहाँ पर, और जब तक ये रॉक प्रेजेंट है तो यहाँ से मिनरल्स और वाटर मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होगा, ये रूट किधर को ग्रो करेगी? ये इस रॉक से अवे ग्रो करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर टच स्टिमुलस जैसे ही इसको मिला, इसने उससे अवे मूव करना शुरू कर दिया। तो ये एग्जाम्पल है नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म का। थिग्मोट्रोपिज्म यानी जहाँ पर एक ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस टच है, टच की स्टिमुलस की तरफ ही मूवमेंट हो रही है, उसके टूवर्ड्स हो रही है, तो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे टेंड्रिल्स की मूवमेंट, टेंड्रिल्स जो है वो सपोर्ट के अराउंड कॉइल हो जाते हैं, इसको हम सपोर्ट कह सकते हैं। और नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म, जैसे कोई रूट ग्रो कर रही है सॉइल के अंदर, उसे कहीं पर रॉक आ गया उसके सामने, तो वो उस रॉक से अलग मूव करने लगी। ऑक्सीजन का रोल जैसे हमने फोटोट्रोपिज्म में देखा था, एक बार थिग्मोट्रोपिज्म में भी देख लेते हैं। सो जितनी भी सारी मूवमेंट्स हमने पढ़ी हैं, सब में ही ऑक्सीजन का सेम ही रोल है। प्लांट हार्मोन्स की वजह से ही ये मूवमेंट्स हो रही हैं। तो थिग्मोट्रोपिज्म में हम किस तरह से समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे ये इस मूवमेंट को कॉज कर रहे हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक सपोर्ट है जिसके चारों तरफ हमारा टेंड्रिल कॉइल हो रहा है, ठीक है, ये सपोर्ट है। तो हमारा जो टेंड्रिल है, हमारा जो प्लांट है, उसका टेंड्रिल आया इस सपोर्ट के कांटेक्ट में, ठीक है, इस तरह से वो इस सपोर्ट के कांटेक्ट में यहाँ पर आया। अब क्या होगा, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इसमें, सारे में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थे पहले तो, लेकिन अब क्या होगा, जहाँ पर जो पार्ट इसका सपोर्ट के कांटेक्ट में है, वहाँ पर तो ऑक्सीजन जो हैं वो कम हो जाएंगे, और जो पार्ट इसका सपोर्ट के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये एक्चुअल में क्या है, ये ऐसे ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो यहाँ पर ऐसे करके कुछ मैं बना रही हूँ, ठीक है। तो ये क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है टेंड्रिल का, ये तो सपोर्ट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, सपोर्ट के डायरेक्ट टच में है, और ये वाला पार्ट जो है हमारे टेंड्रिल का, वो सपोर्ट से थोड़ा सा दूर है। तो होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन हैं, इनकी ये टेंडेंसी है कि जहाँ पर ये सपोर्ट के कांटेक्ट में होगा, जहाँ पर टच स्टिमुलस मिलेगा, वहाँ तो ऑक्सीजन कम होंगे, और जहाँ पर ये टच स्टिमुलस नहीं मिलेगा, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में तो ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या है, मोर ऑक्सीजन है, और इस वाले पार्ट में ऑक्सीजन कम है, यहाँ पर लेस ऑक्सीजन है। और हमें क्या पता है, ऑक्सीजन तो ग्रोथ प्रमोटर है, तो जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे कम ग्रोथ होगी। तो ऑक्सीजन ज़्यादा यहाँ पर है तो ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा, और ऑक्सीजन जहाँ पर कम है वो पार्ट कम ग्रो करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारा जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट के अराउंड कॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। अनइवन ग्रोथ जब भी हो रही है तो प्लांट जो है वो सीधा सीधा तो मूव नहीं करेगा, वो किसी चीज़ की तरफ को बैंड करेगा, और यहाँ पर सपोर्ट, क्योंकि ये वाला अंदर वाला पार्ट तो हमेशा सपोर्ट के कांटेक्ट में, यहाँ ऑक्सीजन हमेशा कम रहना है, ये तो हमेशा ही कम ग्रो करेगा, और बाहर वाला पार्ट हमेशा ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो फाइनली क्या होगा, वो सपोर्ट के चारों तरफ इस तरह से कॉइल होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन कहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर टच स्टिमुलस नहीं प्रेजेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, और जहाँ पर टच स्टिमुलस मिल रहा है वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। जहाँ पर ऑक्सीजन कम है वहाँ पर ग्रोथ कम हो रही है, जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। इस अनइवन ग्रोथ की वजह से हमारा जो टेंड्रिल है वो सपोर्ट के चारों तरफ कॉइल होता चला जा रहा है, ठीक है।
आगे देखते हैं। ये तो हमने बात की अभी ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। अब दूसरी तरह की मूवमेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट्स, ये क्या होती हैं? तो ये भी प्लांट मूवमेंट्स हैं, इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही ये हो रही हैं। सारी मूवमेंट्स स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही हो रही हैं, लेकिन अंतर क्या है इसमें और ट्रॉपिक मूवमेंट में? ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुलस की डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट होती है। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने क्या देखा? मूवमेंट या तो स्टिमुलस की तरफ होगा या स्टिमुलस से अवे होगा। तो स्टिमुलस की डायरेक्शन डिटरमाइन कर रही थी कि मूवमेंट की डायरेक्शन किधर को होगी। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन पर मूवमेंट की डायरेक्शन डिपेंड नहीं करती। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखें, कुछ फ्लावर्स आपने देखे होंगे, जैसे ही सुबह होती है उनकी जो लीव्स होती हैं वो ओपन हो जाती हैं, खुल जाती हैं, और जैसे ही शाम होती है उनकी जो लीव्स हैं वो ऐसे ऐसे फोल्ड होने लगती हैं, है ना, ऐसे ऐसे फोल्ड हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। यहाँ पर फर्क किस बात से पड़ रहा है, लाइट है या लाइट नहीं है। अगर लाइट प्रेजेंट है तो लीव्स ओपन है, अगर लाइट एब्सेंट है, लाइट नहीं है, तो लीव्स क्लोज्ड हो गई हैं। तो लीफ लाइट किधर से आ रही है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पूरे दिन भर में लाइट चाहे यहाँ से आ रही है, चाहे लाइट यहाँ से आ रही है, चाहे लाइट यहाँ से आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्स क्या हो रहा है कि लीफलेट्स ही खुले हुए हैं, लीव्स जो है वो ओपन है, और जब लाइट नहीं है तो लीव्स जो है वो क्लोज हो गई हैं। ऐसे फ्लावर्स में आपने देखा होगा कि कई प्लांट्स में क्या होता है, दिन होते ही फ्लावर्स खिल जाते हैं और रात होते ही फ्लावर्स बंद हो जाते हैं। तो यहाँ पर फर्क किससे पड़ रहा है, दिन है या रात है, लाइट है या लाइट नहीं है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। तो ये मोमेंट कैसी मोमेंट है, ये है नेस्टिक मोमेंट, जहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन मूवमेंट की डायरेक्शन को डिटरमाइन नहीं करती है। स्टिमुलस की डायरेक्शन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ही नहीं, बस स्टिमुलस होना ही सफिशिएंट है। स्टिमुलस है तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट होगी, स्टिमुलस नहीं है तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि स्टिमुलस यहाँ से है आ रहा है तो डायरेक्ट मूवमेंट इधर को होगी, स्टिमुलस यहाँ से आ रहा है तो मूवमेंट इधर को होगी, ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स हैं ये ग्रोथ मूवमेंट्स भी हो सकती हैं या फिर टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से भी हो सकती हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, टर्गर प्रेशर में चेंजेस क्या है। जबकि हमने ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या पढ़ा था, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हमेशा ग्रोथ मूवमेंट्स ही होती हैं और इसीलिए वो हमेशा बहुत स्लो होती हैं। लेकिन ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकती हैं और टर्गर प्रेशर में चेंज की वजह से भी हो सकती है, तो इसलिए ये स्लो भी हो सकती हैं और ये फास्ट भी हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में डिटेल में। इनके टाइप्स स्टिमुलस पे डिपेंड करते हैं, स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हमने इसको टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। तो पहली नेस्टिक मूवमेंट है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी ये आप अब तक आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। फोटो वर्ड का मतलब क्या है, लाइट, यानी ऐसी नेस्टिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस लाइट है उसे हम बोलेंगे फोटोनेस्टिक। नेस्टिक मूवमेंट्स इंड्यूस्ड बाय फ्लक्चुएशंस इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लाइट की इंटेंसिटी में जो फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ रही है यानी ब्राइट लाइट है, या लाइट की इंटेंसिटी कम हो रही है, लाइट डिम हो गई है, उससे जो नेस्टिक मूवमेंट्स हो रही हैं उन्हें हम फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स या फोटोनेस्टी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लाइट की इंटेंसिटी पर ये डिपेंड कर रहा है, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि लाइट कहाँ से आ रही है, किस डायरेक्शन से आ रही है, इससे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेटल्स ऑफ मैनी फ्लावर्स ओपन इन द डे लाइट एंड क्लोज इन द इवनिंग। जो हमने अभी ऊपर बात की थी, हमें पता है कि कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं कि दिन में तो वो खिल जाते हैं, इसके पेटल्स ओपन हो जाते हैं, और रात होती है तो उनके पेटल्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं, फ्लावर्स बंद हो जाते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे फ्लावर्स आपने देखे होंगे, जैसे लोटस भी होता है और डैंडेलियन फ्लावर, मून फ्लावर। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर भी ये जो ओपन और क्लोज ये फ्लावर हो रहे हैं या लीफ हो रहे हैं, लीफलेट्स हो रहे हैं, ये हो रहे हैं हॉर्मोन्स के इन्फ्लुएंस की वजह से। और ये कैसी मूवमेंट है, ग्रोथ मूवमेंट है। हमें पता है जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। तो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, डे टाइम में, जब दिन का टाइम है, जब लाइट प्रेजेंट है, लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो जो प्लांट का ऊपर फ्लावर का जो ऊपर का सरफेस है, ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा होती है, मोर ग्रोथ एट अपर सरफेस, अपर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और जो नीचे का इसका सरफेस है उस पर ग्रोथ कम हो रही है, लेस ग्रोथ एट लोअर सरफेस।
क्या हो रही है यहाँ पर भी अनइवन ग्रोथ हो रही है, अनइवन ग्रोथ हो रही है तो कुछ तो होगा, प्लांट वैसे का वैसे तो नहीं रहेगा। लेस ग्रोथ हो रही है कहाँ पर, लोअर सरफेस पर। तो जब ऊपर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा होगी और नीचे की तरफ ग्रोथ कम होगी तो क्या होगा, फ्लावर ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा वो। ऊपर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आप खुद ही सोच के देखिए, एक ये ऐसे कुछ हमारे पास पेटल था, यहाँ ग्रोथ ज़्यादा हो रही है यहाँ कम हो रही है तो किधर को जाएगा वो, जैसे नीचे की तरफ को मूव करेगा, नीचे की तरफ को मूव करेगा यानी फ्लावर खुलता चला जाएगा, खिल जाएगा फ्लावर। ठीक है, नाइट टाइम में इसका उल्टा हो रहा है। नाइट टाइम में क्या हो गया कि नीचे की तरफ यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा होने लगी, लोअर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, और जबकि अपर सरफेस पर ग्रोथ कम हो रही है। अपर सरफेस पर यहाँ पर लेस ग्रोथ हो रही है। उसका नतीजा क्या होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि जो फ्लावर है वो क्लोज हो जाएगा। ऐसा होगा तो फ्लावर जो है वो क्लोज हो जाएगा। तो ये तो ग्रोथ मूवमेंट है, इसीलिए ये स्लो भी है। ऐसा नहीं है लाइट आई और एकदम फ्लावर खिल गया, लाइट खत्म हुई एकदम से फ्लावर बंद हो गया, ऐसा नहीं। स्लोली स्लोली ये मूवमेंट होती है, धीरे धीरे मूवमेंट होती है, क्योंकि ये ग्रोथ मूवमेंट है। क्यों हो रहा है, अनइवन ग्रोथ की वजह से हो रहा है। अगर अपर सरफेस पर ग्रोथ ज़्यादा है, नीचे की सरफेस पर कम है, तो क्या होगा, फ्लावर जो है वो खिल जाएगा। अगर नीचे की सरफेस पे ग्रोथ ज़्यादा है और ऊपर की सरफेस पर ग्रोथ कम है तो वो फ्लावर बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई फोटो नेस्टी, जहाँ पर स्टिमुलस लाइट है और ये एक नेस्टिक मूवमेंट है, यानी सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी पर स्टिमुलस का काम कर रही है, लाइट की इंटेंसिटी। लाइट की डायरेक्शन से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे लाइट इस डायरेक्शन से आएगी इस डायरेक्शन से आएगी, रिस्पॉन्स तो सेम ही होगा। दिन निकल आया है तो फ्लावर खिल जाएगा, चाहे सन इधर है चाहे सन उधर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका थिग्मोनेस्टी। तो थिग्मो तो अभी हमने क्या देखा था पीछे, टच, टच या प्रेशर। और नेस्टी यानी नेस्टिक मूवमेंट है। नेस्टिक मूवमेंट यानी स्टिमुलस की डायरेक्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टच होना सफिशिएंट है। टच किस डायरेक्शन से कर रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टच करोगे तो ये पर्टिकुलर रिस्पॉन्स वो देगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट होगी, चाहे टच इस डायरेक्शन से कर रहे हो तब भी यही मूवमेंट हो रही है, टच उस डायरेक्शन से कर रहे हो तब भी यही मूवमेंट हो रही है। तो थिग्मोनेस्टी, जिसका दूसरा नाम सीज़मोनेस्टी भी है, ये एक नेस्टिक मूवमेंट है इन रिस्पॉन्स टू टच स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या है यहाँ पर, टच। इसका जो एग्जाम्पल है ये तो आपने सबने देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट। टच मी नॉट प्लांट जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, छुई मुई। छुई मुई का जो प्लांट होता है, क्या होता है इसमें, जैसे इसके लीव्स को आप टच करते हैं तो ये अपने लीफलेट्स को फोल्ड कर देता है। तो लीव्स कैसी होती है इसकी, यहाँ पर ये स्टेम है तो यहाँ पर इस तरह से ये लगा हुआ है पीटियोल, और यहाँ इसके ऊपर ऐसे लीव्स लगी हुई हैं, और लीव्स जो है हर एक लीव बहुत सारे लीफलेट्स में इस तरह से यहाँ पर डिवाइडेड होती है। इस तरह की इसकी लीव्स यहाँ पर अरेंज्ड होती हैं। तो इसमें आपने क्या देखा होगा, जैसे ही आप इसको टच करते हो ये जो लीफलेट्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, और इवन ये जो लीफलेट है ये ड्रूप भी हो जाते हैं, ये ऐसे नीचे की तरफ को गिर जाते हैं। ठीक है, टच करते ही सडन मूवमेंट है, ये एकदम फास्ट मूवमेंट है। कैसी मूवमेंट है, फास्ट। पीछे जो हमने मूवमेंट्स देखी थी वो कैसी थी, सभी स्लो मूवमेंट्स थी क्योंकि वो सभी ग्रोथ मूवमेंट थी। लेकिन ये वाली मूवमेंट ग्रोथ मूवमेंट नहीं है, दिस इज नॉट अ ग्रोथ मूवमेंट, और इसीलिए ये फास्ट हो पाती है। किसकी वजह से हो रही है, ये हो रही है ड्यू टू चेंजेस इन टर्गर प्रेशर। ये ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही, अनइवन ग्रोथ की वजह से नहीं हो रही, टर्गर प्रेशर में चेंज होने की वजह से ये मूवमेंट हो रही है। टर्गर प्रेशर क्या है, अब हमें पता है कोई सेल है, सेल के अंदर क्या है, प्लांट सेल के अंदर एक तो बड़ा सा वैक्यूल है और यहाँ पर भरा हुआ है प्रोटोप्लाज्म। वैक्यूल के अंदर सेल सैप भरा हुआ है, उस सेल सैप के अंदर बहुत सारा पानी है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर भी बहुत सारा पानी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये पानी जब सफिशिएंट अमाउंट में होता है तो क्या होता है, ये मिलकर सेल की वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हमारा सेल अपनी प्लांट सेल जो है वो अपनी शेप को मेंटेन रख पाता है। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड है। ये टर्जिड यानी फूला हुआ है, अपनी शेप को मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि इसमें से वाटर लूज हो गया, हमने इसमें से क्या कर दिया, वाटर को कर दिया लूज, लॉस ऑफ वाटर हो गया, इसमें पानी निकल गया, तो अब क्या होगा, इसके अंदर भी पानी नहीं रहा, प्रोटोप्लाज्म में भी पानी कम हो गया, तो ये जो सेल है अब ये अपनी शेप को मेंटेन करके नहीं रख पाएगा, ये फूला हुआ नहीं रहेगा, पिचक जाएगा। पिचक जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, ये कैसा हो गया, ये हो गया फ्लैसिड। फ्लैसिड हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें से पानी बाहर निकल गया तो इसके अंदर टर्गर प्रेशर कम हो गया।
ये जो सारा वाटर सेल की वॉल पर प्रेशर लगा रहा था, इसी प्रेशर को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। टर्गर प्रेशर की वजह से ही हमारा सेल टर्जिड रहता है। टर्जिड रहता है नहीं, अपने शेप को मेंटेन करके रख पाता है। और वाटर निकल गया तो टर्गर प्रेशर कम हो गया, टर्गर प्रेशर कम हो गया तो सेल कैसा हो गया, पिचक गया, फ्लैसिड हो गया, अभी अपनी शेप को मेंटेन करके नहीं रख पा रहा है। तो सेल के अंदर कितना पानी है उस पर डिपेंड करेगा कि सेल के अंदर टर्गर प्रेशर कितना है। तो हमारा सेल टर्जिड है या नहीं है, पानी निकल जाएगा उसमें से तो वो फ्लैसिड हो जाएगा, उसमें पानी चला जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा। तो चेंजेस इन टर्गर प्रेशर की वजह से ये टच मी नॉट प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, मिमोसा प्यूडिका, मिमोसा प्यूडिका इस नाम के प्लांट में जो मूवमेंट आपने देखी है कि लीफलेट्स को टच किया तो वो फोल्ड हो गए, ये किसकी वजह से है, चेंजेस इन टर्गर प्रेशर की वजह से। अब यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर एक प्रेजेंट है एक स्पेशल तरह का टिश्यू जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस, इसका प्लूरल क्या होता है, इसका प्लूरल होता है पल्विनी। पल्विनी कहाँ प्रेजेंट है ये टिश्यू, ये प्रेजेंट है यहाँ पीटियोल के बेस पे भी प्रेजेंट है, और जहाँ पर ये लीव्स लगी हुई हैं इनके बेस पे भी प्रेजेंट है, और जहाँ पर ये लीफलेट्स लगे हुए हैं उनके बेस पर भी ये टिश्यू प्रेजेंट है। सपोज कीजिए ये लीफ है एक, ये लगे हुए हैं उसमें लीफलेट्स, ये लीफलेट्स लगे हुए हैं। तो ये जो पल्विनस टिश्यू है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये यहाँ पर भी प्रेजेंट है, और हर लीफलेट के बेस पर भी ये टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है पल्विनस टिश्यू। और पल्विनस टिश्यू की खास बात क्या है कि ये बना हुआ है पैरेन्काइमा सेल्स का, ये सेल्स का बना हुआ है, पैरेन्काइमा सेल्स है, बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब तक इन सेल्स के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में वाटर प्रेजेंट है तब तक तो ये सेल्स कैसे हैं, टर्जिड है। टर्जिड है तो हमारा जो लीफ है वो भी इस तरह से सीधी लगी हुई है और लीफलेट्स भी हमारे ओपन है। लेकिन किसी वजह से अगर इनमें से वाटर लूज हो जाएगा तो ये टर्जिड नहीं रहेंगे, टर्जिड नहीं रहेंगे तो ये इस तरह से लीफलेट्स को सपोर्ट करके नहीं रख पाएंगे। तो एक्चुअली होता क्या है, अब ये हमारा एक लीफलेट है, ये हमारा एक लीफलेट्स हम यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट है पल्विनस। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रेजेंट है पल्विनस। पल्विनस के अंदर पैरेन्काइमा के सेल्स हैं जिनके अंदर वाटर फिल्ड है जिसकी वजह से वो टर्जिड है। अब जैसे ही हम इसको टच करते हैं, हमने इसको टच किया तो यहाँ पर बन जाता है एक छोटा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ इसके अंदर। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रिक करंट टाइप का जो डिस्टर्बेंस होता है वो एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप का यहाँ पर प्रोड्यूस होता है, और वो पहुँच जाता है कहाँ तक, इन पल्विनस टिश्यू के सेल्स तक, यहाँ तक पहुँच गया वो डिस्टर्बेंस। उस डिस्टर्बेंस के इन्फ्लुएंस में ये जो पल्विनस टिश्यू का ऊपर वाला पार्ट है इसके सेल्स वाटर लूज कर देते हैं। ये क्या करेंगे, लूजेस वाटर, ये वाटर लूज कर देते हैं, वाटर लूज कर देते हैं तो ये कैसे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं फ्लैसिड। तो अब हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बनकर आ गया, ये हमारे लीफलेट थे, तो ये नीचे वाले सेल्स तो अभी भी टर्जिड हैं पल्विनस के, लेकिन ऊपर वाले सेल्स तो हो गए फ्लैसिड। अब इनके अंदर तो कोई टर्गर प्रेशर नहीं रहा, बहुत कम टर्गर प्रेशर हो गया। तो उससे क्या होगा, ये जो नीचे वाला है इसमें तो टर्गर प्रेशर प्रेजेंट है, ये तो टर्जिड है, ये प्रेशर लगाएंगे लीफलेट्स पर ऊपर की तरफ, तो हमारे जो लीफलेट्स हैं वो इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे लीफलेट्स। और थोड़ी देर के बाद क्या होता है, जब ये डिस्टर्बेंस हट गया तो थोड़ी देर के बाद दोबारा से वाटर इस पल्विनस के अंदर एंटर कर जाता है, फिर से एंटर कर जाता है, तो ये भी टर्जिड हो जाता है, ये भी टर्जिड है, नीचे वाला पार्ट भी टर्जिड है, तो लीफलेट्स दोबारा से ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई ग्रोथ नहीं हो रही किसी तरह की, सिर्फ टर्गर प्रेशर में चेंजेस होने की वजह से मूवमेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मूवमेंट स्लो भी नहीं है, ये बहुत फास्ट मूवमेंट है, जैसे ही आपने इसको टच किया वैसे ही आप देखेंगे कि लीफलेट्स फोल्ड हो गए। ऐसा ही एक मूवमेंट आपने और भी कहाँ देखा होगा, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो इंसेक्ट्स ईटिंग प्लांट होते हैं, इनमें भी क्या होता है, जैसे प्लांट जैसे लीफ पर आकर बैठा तो लीफ जो है वो फोल्ड हो गई तो उसने इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लिया। तो ये भी फास्ट मूवमेंट है, ये भी कैसे हो रहा है, टर्गर प्रेशर में चेंजेस की वजह से ही ये मूवमेंट हो रहा है।
तो मिमोसा प्यूडिका में मूवमेंट क्यों हो रहा है? टर्बुलर प्रेशर में चेंजेस की वजह से, और यहाँ पर आप किस डायरेक्शन से टच कर रहे हो इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कैसा मूवमेंट है? ये एक नेस्टिक मूवमेंट है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि लीफलेट्स के बेसिस पर और जहाँ पर भी लीफलेट्स ये लीफ से अटैच्ड है वहाँ पर, और जो लीफ जहाँ पर भी स्टेम से अटैच्ड है वहाँ पर सब जगह एक स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस टिश्यू में प्रेजेंट है पैरेन्काइमा सेल्स जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम यहाँ पर लीफलेट को टच करते हैं एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, एक इलेक्ट्रिक करंट टाइप का क्रिएट होता है जो पहुँचता है हमारे पल्विनस के सेल्स तक, और ये पल्विनस के अपर पार्ट के सेल्स वाटर लूज कर देते हैं जिससे कि अपर पार्ट के सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, लोअर पार्ट के सेल्स तो अभी भी टर्जिड ही रहते हैं। अपर पार्ट के सेल्स के फ्लैसिड होते ही हमारे लीफलेट्स, मिमोसा के लीफलेट्स जो हैं वो फोल्ड हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद, डिस्टर्बेंस हटने के थोड़ी देर के बाद दोबारा से ये सेल्स वाटर गेन कर लेते हैं, दोबारा से इसमें टर्गर प्रेशर जो है वो नॉर्मल हो जाता है, फिर से ये टर्जिड हो जाते हैं, तो फिर से लीफलेट्स हमारे खुल जाते हैं। ठीक है, तो ये है थिग्मोनेस्टी, एक ऐसे नेस्टिक मूवमेंट जहाँ पर स्टिमुलस है टच। तो हमने क्या पढ़ा प्लांट मूवमेंट्स के बारे में? दो तरह की मूवमेंट्स हमने बेसिकली पढ़ी, नेस्टिक मूवमेंट्स और ट्रॉपिक मूवमेंट्स। इनमें एक बार डिफरेंसेस को हम समराइज कर लेते हैं। नेस्टिक मूवमेंट्स क्या है? ऐसी मूवमेंट्स हैं जहाँ पर मूवमेंट की डायरेक्शन स्टिमुलस की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। स्टिमुलस यहाँ से मिल रहा है तो मूवमेंट इधर को होगा, स्टिमुलस यहाँ से मिल रहा है तो मूवमेंट इधर को होगा, या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, स्टिमुलस की से अवे हो रहा है तो नेगेटिव। ये शायद यहाँ पर उल्टा हो गया। ये क्या है हमारी? ये नेस्टिक मूवमेंट्स नहीं है। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो ये कैसी मूवमेंट्स हैं? ये हैं हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स। और ऐसे मूवमेंट्स जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कैसी मूवमेंट्स हैं? वो हैं नेस्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स, ऊपर वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं किसके हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट्स के हैं। नीचे वाले जो तीनों पॉइंट्स हैं वो नेस्टिक मूवमेंट्स के हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट्स हैं? जहाँ पर स्टिमुलस की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टिमुलस की डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगा कि मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगी। ये सभी ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, इसीलिए ये सभी मूवमेंट्स स्लो हैं, क्योंकि ग्रोथ तो स्लो ही होती है। नेस्टिक मूवमेंट्स जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, स्टिमुलस बस होना चाहिए, स्टिमुलस की डायरेक्शन से मूवमेंट की डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइट होनी चाहिए, लाइट इधर से आ रही है चाहे इधर से आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइट होगी तो फ्लावर ओपन होगा, लाइट नहीं होगी तो फ्लावर क्लोज हो जाएगा। ये ग्रोथ मूवमेंट्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, दीज मे और मे नॉट बी ग्रोथ मूवमेंट्स। जैसे हमने देखा फोटोनेस्टिक मूवमेंट्स वो ग्रोथ मूवमेंट्स हैं, लेकिन थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट्स वो ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं हैं, और इसीलिए ये स्लो भी हो सकती हैं और फास्ट भी हो सकती हैं। अगर ये ग्रोथ मूवमेंट्स हैं तो ये स्लो है, अगर ये ग्रोथ मूवमेंट्स नहीं है, टर्बुलर प्रेशर में चेंजेस की वजह से हो रही है, तो ये फास्ट मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे कैसे होता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।